क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और ये जो है इस तरह का आखिरी क्लास है जिसमें हम वर्ब के टाइप्स पर बात करते हैं, वर्ब्स पर बात कर रहे थे। उसके पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उनमें हमने सबसे पहले वीडियो में तो वर्ब का इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे वीडियो में हमने वर्ब का जो टाइप था, है ना, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, उस पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। बहुत सारी चीजें उसमें से हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम वर्ब्स को जब बात करते हैं तो वर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और आता है, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम जब किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं तो हम 3 तरीके की बात करते हैं, वर्ब, और वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी वाक्य का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। हम किसी भी वाक्य को वाक्य तभी कहते हैं जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आने चाहिए, ये एकदम कंपल्सरी है। किसी भी वाक्य को वाक्य कहलाने के लिए, है ना, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वाक्य कहलाने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इन वर्ब्स के साथ कुछ और चीजें भी आती हैं जो उनके अर्थ को पूर्णता प्रदान करती है। तो हम जब ऐसी चीजें आती हैं तो हम उन्हें ऑब्जेक्ट्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्ब को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं क्रिया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वह होता है who performs or which performs the action or the verb। ठीक है, तो जो वह यह क्रिया करता है वही क्या है? सब्जेक्ट है। और इस क्रिया का प्रभाव या जिसके लिए ये काम किया जाता है उसको हम यहां पर ऑब्जेक्ट या फिर कर्म कर देते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में कर्ता क्रिया या कर्म वाला फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो जो करता है, जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट है, और जिसके लिए यह कार्य किया जाता है वो कर्म। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब एक तरीके से उद्देश्य भी होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट बना है तो ये एक तरीके का उद्देश्य भी होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का आप लोगों को तो पता है सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, यस, प्रोनाउंस हो सकते हैं, फिर नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं, नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं, और फिर नाउन क्लॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नामों पे भी बहुत मत जाइए, फ्रेज, क्लॉज, हम इस पे आगे जब क्लासेस में जाएंगे तो हम फ्रेज और क्लॉज को भी समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इससे आप जान लीजिए कि ये सब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें, और जो सब्जेक्ट्स का रोल अदा करते हैं वही ऑब्जेक्ट्स का भी रोल अदा करते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेजेस और नाउन क्लॉजेस। सो ये सेम चीजें ही ऑब्जेक्ट का भी काम करती हैं। ठीक है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट पर आज बात करनी है। सब्जेक्ट तो हम खैर जानते ही हैं, है ना, ही, शी, इट, बहुत सारी चीजें जान रहे हैं। तो कभी कभी हम, ये बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन हम अक्सर करके ऑब्जेक्ट को नेगलेक्ट कर जाते हैं, जो कि अगर वर्ब हम समझ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर आज ऑब्जेक्ट की भी बात करूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ वाक्य देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन क्लॉजेस या फिर नाउन फ्रेजेस क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये हमेशा वर्ब के उस तरफ आते हैं, आखिर में आते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं। ही रीड्स, he reads a book। अब इन 2 सेंटेंसेस में देखिएगा ऐसे, he reads, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। यहां पे ये सब्जेक्ट है he, है ना, और यह एक काम कर रहा है, एक क्रियाकलाप कर रहा है, वो है पढ़ना। तो वह पढ़ता है, तो इसका एक हिस्सा अभी खाली है कि भाई वो पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, कॉमिक्स पढ़ता है, नॉवेल पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो वो हिस्सा खाली है। जब वो इन प्रश्नों का सवाल, इस प्रश्न का जवाब जब मिल जाता है तो वही ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या या फिर किसको?
व्हाट या फिर whom, क्या या फिर किसको अगर पूछ लिया जाए तो हमें जो इसका जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो भाई यहाँ पे ही रीड्स बस यहीं तक खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए ही रीड्स अ बुक, तो ही रीड्स अ बुक, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है? पूछ लीजिए क्या या किसको, तो किसको तो बनेगा नहीं। तो ही रीड्स वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है। तो यहां पर बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वैसे अब हम देखते हैं he is playing cricket, he is playing cricket, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह खेल रहा है। फिर से ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या है, किसको पूछ के देखिए तो पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या। तो ही इज क्रिकेट, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये यहां पर ऑब्जेक्टिव है। अब एक और सेंटेंस है ना, he walks very slowly। कई बार दोस्तों हमें क्या होता है, अब इसको समझने की कोशिश करें। he walks very slowly। अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्या ऑब्जेक्ट स्लोली है? आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे जो कि वर्ब के बाद आया है और ये सब सिचुएशन ऐसी थी तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, लेकिन गलत, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हर बार जो वर्ब के पीछे जो वर्ड्स आते हैं वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। आपको देखना पड़ता है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है या नाउन क्लॉज है, नाउन फ्रेज है। स्लोली और वेरी यहाँ पर ये नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये तो एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स है। यस, सो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर पहचानने हैं तो पूछ के देखिए प्रश्न। तो ही वॉक्स वेरी स्लोली, तो ही वॉक्स क्या, वह बहुत धीरे चलता है, वह बहुत धीरे चलता है, तो वह चलता है क्या। तो क्या का उत्तर होगा क्या? धीरे। कैसे का उत्तर हो सकता है? क्या का उत्तर नहीं हो सकता। तो क्या का उत्तर हमको यहाँ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये वेरी स्लोली ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर केवल मेन वर्ब, केवल मेन वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। यस, अच्छा, she goes to रायपुर। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट बताइए मुझे। अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि रायपुर ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये वर्ब के बाद आया, लेकिन मैं कहता हूं कि ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। कैसे? पूछ के देखिए वो प्रश्न। वह रायपुर जाती है, तो वह जाती है क्या। तो क्या का उत्तर रायपुर फिट बैठता है? नहीं। कहां का उत्तर हो सकता है? वह जाती है कहां, तो रायपुर। लेकिन कहां पूछने से जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। क्या या किसको, ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या या किसको का आंसर नहीं है, कहां का है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर से यहाँ पर केवल और केवल मेन वर्ब है। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। फादर स्कॉल्डेड him, फादर स्कॉल्डेड हिम। अब यहाँ पिताजी ने डांटा उसे। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो कायदे से देखा जाए तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट? पूछ के देखिए। फादर ने डांटा, पिताजी ने डांटा किसको, तो उसको। तो देखो अब ये किसको का आंसर आ रहा है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को पूछकर किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और कौन ऑब्जेक्ट नहीं है उसका भी पता लगा सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स को जानना, वर्ब को जब हम समझने की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि वर्ब का जो अगला एक और टाइप है वो इन ऑब्जेक्ट्स पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो अगले टाइप्स पर चले। अब मुझे आशा है कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो भाई हमने एक बात और समझी कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम दो वर्ड्स बहुत जरूरी है, तो सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए। और इन दोनों के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज वाक्यों में इस्तेमाल की जाती है, वो होती है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें इन प्रश्नों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट्स
को हमने इसमें देखा, पहचानना सीखा, और हमने यह भी देखा कि वाक्य ऑब्जेक्ट के बिना भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हो सकते हैं। तो गाइस जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स पर भी बात कर लेनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स जो है दो प्रकार हो सकते हैं। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स अगर समझना है गाइस तो हमें कुछ सेंटेंसेस का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सेंटेंसेस के सहारा लिए हम इसको नहीं समझ पाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस मैं लिखता हूं फिर समझते हैं, ठीक है। He gave me a book. Next, he bought a ball. He bought me a ball. He teaches him English. He teaches him English. अब यहां पर देखिए तो he gave, he bought, he teaches, ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पर ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट मेन वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। अब यहां पर हमें दो चीजें दिख रही हैं, यहां पर मी और बुक। मी बॉल, हिम एंड इंग्लिश। अब हम देखते हैं सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो हिस्से हैं ये ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? इन प्रश्नों का सहारा लेकर। तो यहां पर देखते हैं he gave, उसने दिया, क्या दिया? बुक दिया। तो ये बुक तो ऑब्जेक्ट है। और he gave a book, तो उसने किताब दी, किसको दिया? तो मुझे दिया। तो बड़े मजे की बात है कि इस वाक्य में क्या और किसको, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है भैया। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो। तो ये क्या का उत्तर हो गया और किसको का उत्तर हो गया? तो दोनों का उत्तर मिल रहा है। तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो हमें यह भी पता चला कि एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। वैसे यहां देखिए he bought, उसने खरीदा मेरे लिए एक बॉल। तो उसने खरीदा, क्या खरीदा? बॉल खरीदा, क्या का उत्तर मिल गया। और he bought बॉल, किसके लिए या किसको खरीदा? किसके लिए खरीदा? तो मी, तो ये भी हो गया एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट मिले। फिर चलिए he teaches him English, वह उसे इंग्लिश पढ़ाता है। तो वह क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट वन। और वह किसे पढ़ाता है? किसको पढ़ाता है? तो उसे पढ़ाता है। तो गाइस अब देखिए इन सारे वाक्यों में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये क्या और किसको, दोनों का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम अब ये जो दो आए हैं इन्हीं को ही हम इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। तो गाइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास पर्सन या फिर लिविंग चीजें जो आती हैं, और इनडायरेक्ट में थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहां पर जितने भी लिविंग, मी एक पर्सन है, मी एक पर्सन है, हिम एक पर्सन है, मतलब ये लिविंग है, इसलिए यहां पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। यस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब जो थिंग है और नॉन लिविंग है, जो कि मृत वस्तु है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो कि ये बुक देख लीजिए थिंग है, बॉल एक थिंग है, इंग्लिश भी एक तरीके की
नॉन लिविंग थिंग है। यस, इसका कोई प्राण थोड़ी होता है, तो इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी बांटते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन या फिर लिविंग बीइंग, जो कि हमने देखा मी हिम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है थिंग्स और नॉन लिविंग। तो ये होता है बुक, बॉल और इंग्लिश। ठीक है, तो इन्हें लिखने का ये तरीका हो सकता है, इन्हें लिखने का ये तरीका हो सकता है। तो जब भी एक वाक्य में दो क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो उनको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैंने आप लोगों को दिखाया, एक तरीका तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इन सब वाक्यों में क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पहले है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बाद में। तो एक तरीका ऐसे होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स जब वाक्य में आते हैं, तो एक तरीका ये होता है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, उसके बाद सीधे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। लेकिन दूसरा तरीका यह भी होता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं, तो कुछ परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। तो ही गेव अ बुक, अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहा हूं, टू, और ये हो गया मी। सो ही गेव अ बुक मी। अगर हम इस तरीके से ही गेव अ बुक मी डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो फिर अर्थ गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, तो हमें कुछ प्रीपोजिशंस लगाने पड़ते हैं, जैसे कि टू। तो ही गेव अ बुक टू मी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं, तो हमें एक प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे टू, फॉर, हम आगे देखेंगे। वैसे ही bought me, सॉरी, हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें, he bought a ball, यहां पर me। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, he bought a ball to me, तो यहां पर हम एक और प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, for। तो he bought a ball for me। यस, तो यहां पर हमने for लगाया। वैसे he teaches me, he teaches English, फिर से to him। तो यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमने to, for और to, तो ये प्रीपोजिशंस लगा दिए। कब? जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए गाइस, और इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, हम इस पे हम और सेपरेटली क्लास कर सकते हैं इन समझने के लिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो मुझे लगता है कि हमने आज ऑब्जेक्ट्स को एक तरीके से समझा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज था। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हमने समझ लिया गाइस। तो हम चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोगों का साथ चाहूंगा। मैं आज वर्क को फिनिश करता हूं इसी वीडियो में, है ना। अब जब हमने ऑब्जेक्ट को समझा है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के बेस पर ही एक और टाइप का वर्ब हमें मिलता है। तो पहले जो टाइप्स है वो हमने देख लिए हैं, जो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब था। लेकिन ऑब्जेक्ट को समझने के बाद एक तरीके का वर्ब का टाइप हमें और पता चलता है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और इसको हम अकर्मक क्रिया करते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, तो हिंदी समझने के लिए समझना, सकर्मक, स मतलब कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक मतलब बिना कर्म के, बिना कर्म के। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, जिनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो जिस वर्ब के ऑब्जेक्ट है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जिस वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम पहला जो टाइप है ट्रांजिटिव या फिर सकर्मक क्रिया, इसको हम देख लेते हैं। सकर्मक, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले देखा था ही रीड्स अ बुक, तो वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और चूंकि ये बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए ये जो रीड होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है भाई? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, शी इज प्लेइंग वॉलीबॉल, तो वह खेल रही है, क्या खेल रही है? वॉलीबॉल। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है इसलिए प्ले जो है, प्लेइंग जो है वो यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि इस वर्ब का यहां पर ऑब्जेक्ट है, सकर्मक, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यस, नेक्स्ट, he comes in the morning, वह सवेरे आता है। तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है क्या इस सेंटेंस में? आप लोगों को लग रहा है मॉर्निंग ऑब्जेक्ट होगा करके, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर से क्या, इसको पूछ के देखिए कि वह आता है, क्या आता है? इसका उत्तर है कब आता है का उत्तर हो सकता है। तो यहां पर मॉर्निंग जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, लग रहा है यहाँ पे आखिरी है, वर्ब के पीछे है इसलिए ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। आप क्या इसको पूछकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये कम्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। तो हमें अगर इसे ट्रांजिटिव वर्ब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। ही कम्स टू मी, वह आता है, किसको? किसके पास आता है? किसके पास? ठीक है, तो ये आता है मेरे पास। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब यहां पर कम्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और ये मी कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये पर्सन के लिए। यस, ही कम्स मी, ही कम्स टू मी। नेक्स्ट, ही beats me, he beats him, ऐसा करते हैं। अब यहां पर देखिए वह पीटता है, किसको? तो किसको का आंसर मिल रहा है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये पर्सन है, और चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर ये बीट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो गाइस हमने देखा बहुत ही डिटेल में कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होने के लिए एक ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, हमने देखा कि वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, तो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं बहुत जल्दी से। ये है दूसरा इंट्रांजिटिव, यानी अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो पहला ही प्लेस, यहां पर तो दिख ही रहा है कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, शी कुक्स, she writes, ये यहां पर इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है ही। तो कुछ वाक्यों में स्पष्ट पता चलता है कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही, तो उनको पहचानना आसान होता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे देख लेते हैं, जैसे मैंने वहां पर लिखा था he comes in the morning। अब यहां पर देखिए, यहां पर इन द मॉर्निंग कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, कैसे पता चला था? क्या या किसको पूछ के? यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ये कम्स भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, दे हैव गॉन टू नगरी, वे नगरी गए हैं। अब यहां पर दे हैव गॉन टू नगरी, तो ये नगरी क्या का आंसर है? क्या वे गए हैं? क्या गए हैं?
किसको गए हैं, ऐसा कुछ आंसर भी नहीं, कहां गए हैं आंसर भी नहीं, लेकिन कहां गए हैं तो आंसर पूछने हम ऑब्जेक्ट नहीं निकालते, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर ये गॉन जो है, जो कि मेन वर्ब है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है have। तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होते, केवल मेन वर्ब ही इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव होते हैं। तो अगर इस तरीके से हमें समझा जाए तो ये मेन वर्ब का ही टाइप है, समझ में आया दोस्तों। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किसका टाइप्स है, मेन वर्ब का टाइप्स है, हेल्पिंग वर्ब का टाइप नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने यहां पर देखा, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ही वॉक्स स्लोली। तो यहां पर स्लोली जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वॉक जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। स्लोली ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको पहचानने का सिंपल तरीका, सबसे पहले तो कोई पर्सन या फिर चीज नहीं है, दूसरी चीज क्या है, इसको कहां से नहीं देती, तो ये जो है इंट्रांजिटिव क्या वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो हमने गाइस दो तरीके से देखा मेन वर्ब को, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के फॉर्म में। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट्स होते थे और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते थे। तो जाते जाते मैं एक चार्ट बना देता हूं आप लोगों के समझने के लिए। तो ये वर्ब को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है मेन या फिर प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स को अगर देखा जाए तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं, ठीक है। तो इसके सहारे आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये 24 इन नंबर और ये तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो भाई इतनी बात हमें आज की क्लास से समझ में आई। सॉरी ये वाली जो पार्ट है वो काफी लंबी हुई, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और फिर हम अगली बार जब हम आएंगे तो नए जो टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके हम बात करेंगे, और फिर तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय।